वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि लिखित टाइप का होगा। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के उत्तर को समझने और जानने वाले हैं। आपके एग्जाम में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से लिख पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपको बता दूं, बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को हिंदी में कहते हैं भारत का दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है, और वो भी 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो ये लिखित मॉडल पेपर है। ठीक है, और आपको बता दूं जैसे कि 2-3 विश्वविद्यालय हैं, जैसे 3 विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय भी, जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, और अभी कल जिसकी परीक्षा लगी हुई है उसका नाम है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। तो जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का कल परीक्षा है, यानी कि लगभग 17 तारीख को, या 17 तारीख को परीक्षा है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी कि कल परीक्षा है आपकी। तो बीए चतुर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास लिखित मॉडल पेपर में, मतलब कि आपको बता दूं जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में जो पेपर पूछे जाने का पैटर्न है उसमें 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक तो लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, लेकिन जब मैं अति लघु उत्तरीय को बताऊंगा तो उसमें लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के एक प्रकार से जैसे होंगे, मतलब कि मैं आपको बता दूं जानकारी की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। देखिए, जो आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर होता है 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, और उसमें आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना होता है, जिन प्रश्नों के उत्तर को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी संख्या वैसे तो 8 दी होती है, 4 इकाइयों में 8 प्रश्न होते हैं, एक इकाई में 2 प्रश्न होते हैं। उन दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न करना होता है। एक प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो 10 नंबर के मतलब कि 10 क्वेश्चन होते हैं वो 3.5 नंबर उसके लिए दिए जाते हैं। ठीक है, यानी 35 नंबर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देते हैं और 40 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देते हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 500 शब्द लिखना है और 10 नंबर उसके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एक इकाई में 2 प्रश्न होंगे जिनमें से केवल एक ही प्रश्न आपको करना होगा, दोनों नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पैटर्न उसका होता है। किसका भाई? जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का। राम मनोहर लोहिया का पेपर 2 घंटे का होगा, लिखित पेपर होगा। ठीक है, लिखित टाइप के प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का जैसे मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ सेम ऐसे पैटर्न आएगा, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी परीक्षा चाहे एक प्रकार से 2 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो, अगर लिखित परीक्षा हो रही किसी भी प्रकार का पैटर्न है, कैसा भी पैटर्न है, अगर आप यह वीडियो देख लीजिएगा, चूँकि ये मॉडल पेपर जो है ये प्रधान मॉडल पेपर है, मतलब कि सभी विश्वविद्यालयों को ध्यान में रख करके मैं इस मॉडल पेपर को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं खंड आ, यानी कि खंड आ में आपको 50 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए, शब्द मैटर नहीं करता, जितने शब्द में आपको देगा उतने शब्द में लगभग उतना लिख देना है आपको। जैसे 50 शब्द का मतलब लगभग 2 से 3 जो है लाइन आपको लिख देना है, 3 लाइन है 4 लाइन, बस इतने ज़्यादा होता है। 200 शब्द का मतलब होता है 1.5 पेज या 1 पेज, मतलब लगभग 1 पन्ना लिख देंगे या 1.5 पेज, बस बहुत हो गया। ठीक है, 1.5 पेज बहुत हो गया, 200 शब्द। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इतना ही आपको लिखना है। अब देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। अब 4 विदेशी यात्रियों के नाम। अच्छा, विदेशी यात्रियों के नाम क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपको बता दूं प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में एक तो साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है और एक विदेशी विवरण होता है, जो कि विदेशी यात्री भारत में आए और उस समय के इतिहास के बारे में उन्होंने अपनी रचना में लिखा। उनमें जैसे भारतीय ग्रंथों के साथ साथ दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में विदेशी लेखकों का और यात्रियों के वृत्तांतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और सहायता भी मिलती है उससे, अगर हम अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो। एक और हमें नई नई जानकारी मिलती है और दूसरी ओर भारतीय साक्ष्यों में विवृत अनेक तथ्यों का समर्थन मिल जाता है। जैसे कि आपको बता दूं, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ठीक है, उसके जो है अज्ञातनामा लेखक है, मतलब इसके लेखक नहीं हैं, लेकिन इसमें आप देखिएगा स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी और भी तमाम प्रकार के जो है यात्री पाश्चात्य लेखक आए भारत में। इसके अलावा ह्वेनसांग, त्सिंग या उसके अलावा माओत्वालिन, ये सब चीनी यात्री भारत में आए। इसके अलावा तबरी और इबन खुद्दबा, ठीक है, इबन बतूता, ठीक है, बर्नी, फरिश्ता और भी तमाम सारे लोग आए। अबूद फेरा, इबन अलफकी,
तमाम प्रकार के ये अरब यात्री आए, तो इस प्रकार से मुस्लिम यात्री ये सब आए। और इन सभी यात्रियों के आने से क्या हुआ कि भारत में जब ये आए तो भारत की जो तत्कालीन स्थिति थी, समाज की राजनीतिक स्थिति जो थी, जो धार्मिक स्थिति थी, जो कल्चरल बैकग्राउंड था, उन सभी के बारे में अपनी पुस्तकों के में बताया और बिना किसी लगाव के बताया। मतलब कि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत के बारे में लिखेगा तो वो किसी पक्ष की तरफ झुकाव होकर के नहीं लिखेगा कि भारत अपना देश है, वो एकदम से तथ्य और फैक्ट जानकारी लिखने का प्रयास करेगा। और इस दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व होता है यात्रियों के विवरण का, ठीक है, क्योंकि यात्री जो लोग आते हैं वो तथ्य सम्मत और एक प्रकार से जो सन वगैरह होता है उनका एकदम से क्लियर होता है। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे मार्को पोलो भी आया, ठीक है, यूरोपीय यात्री था। तो इस प्रकार से कई लेखक आए और कई नाविक आए, उन लोगों ने भारत में रह करके, कई लोग भारत में रहे, कई लोग भारत में अध्ययन करे, कई लोगों ने भारत में पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद में फिर भारत के इतिहास के बारे में बताया। तो उसी इतिहासकारों में या उसी इतिहास बताए जाने के स्रोतों में खास करके जो दक्षिण भारत का इतिहास है 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का समय, उसी में बहुत सारे इतिहास मतलब कि लेखक जो यात्री हैं वो आए हैं और उन्होंने लिखा है। तो उनमें नाम आप लिख सकते हो, मार्को पोलो का नाम लिख सकते हो आप, एक प्रकार से और भी लोगों का जैसे कि आप नाम लिख सकते हो टालमी का, प्लिनी का, स्ट्रैबो का, इन सभी का नाम आप लिख सकते हो। ह्वेनसांग का नाम लिख सकते हो, क्योंकि ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आता है 647 ईस्वी में। आप मतलब 647 ईस्वी तक के आसपास जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 में, लेकिन इसी के आसपास 7वीं शताब्दी में जो है वो आता है ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आता है, चीन से आता है, यहाँ पर पढ़ता भी है। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी वो उसका जो ग्रंथ है उसमें मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तोलकापियम। तोलकापियम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तोलकापियम एक ग्रंथ है। आपको बता दूं, संगम साहित्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं बार बार जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें संगम साहित्य के बारे में आपको बताया होगा। संगम साहित्य में जो प्रथम संगम है उसमें तो कोई ग्रंथ मिला ही नहीं है। द्वितीय संगम जो था उसमें एकमात्र ग्रंथ मिला, उसी का नाम है तोलकापियम। तोलकापियम जो है ये द्वितीय साहित्य का, द्वितीय संगम का, जो पल्लव शासक लोग इकट्ठा मतलब संगम करवाते थे, ठीक है, तो द्वितीय संगम साहित्य का एक प्रकार से अवशिष्ट ग्रंथ है ये तोलकापियम, मतलब बचा कुचा ग्रंथ है। और इसको लिखा किसने है भाई, तो इसको लिखा है तोलकापियन एक व्यक्ति थे, एक ऋषि, मतलब ऋषि मान सकते हो, तोलकापियम नाम के ऋषि ने या तोलकापियम नाम के लेखक ने इसको तोलकापियम नामक रचना लिखी थी। और अगस्त ऋषि को मतलब अगस्त ऋषि का नाम आप लोग अगर जानते होंगे तो अगस्त ऋषि के 12 शिष्य थे, 12 योग्य शिष्य थे, और भी कई शिष्य थे, लेकिन 12 योग्य शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। और उन्हीं शिष्यों में खास करके 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे तोलकापियन, जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में ये द्वितीय संगम साहित्य में एक प्रकार से अपना ग्रंथ तोलकापियम लिखा था, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक प्रकार से व्याकरण प्रबंध ग्रंथ है ये तोलकापियम। व्याकरण के साथ साथ इसमें काव्य शास्त्र का भी विवेचन किया गया है। और आपको बताऊं कि ये प्रबंध जो है तोलकापियम जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रत्येक खंड में 9 उपखंड भी हैं। और प्रथम खंड में आप देखिएगा वर्ण विचार यानी इलथू, दूसरे में मतलब व्युत्पत्ति यानी सोल, तीसरे में पदार्थ यानी पोरुल का वर्णन किया गया है। प्रथम 2 खंड से तत्कालीन तमिल भाषा और तीसरे से तत्युगीन सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सभी दशाओं पर प्रकाश पड़ता है। और आपको बता दूं, इस तरह इसे वर्ण विचार, शब्द व्युत्पत्ति, अलंकार, छंद शास्त्र, प्रणय और युद्ध की अनुभूति तथा आचार विचार आप देखते हैं इस रचना में आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के ये सब एक प्रकार से तोलकापियम ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। तो ये है तोलकापियम ग्रंथ के बारे में कुछ बातें। इसके अलावा तृतीय संगम हुआ। तृतीय संगम में आप देखते हैं कई ग्रंथ हमको मिलते हैं, जैसे कि कुरुंथोकय जो है, एन कुरनूर, और इसके अलावा पादी त्रिप्पू, ठीक है, परिपादल, कालितोगय, आहनानूर, ठीक है, नानिन्नय, ठीक है, पुरनानूर, ये तमाम प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। और ये एक प्रकार से आपको देखिएगा, आप और देखिएगा जैसे कि एक रचना और है, एक एत्तुतोकय, ये अष्टपद्यावली है जिसके ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बताया। और एक ग्रंथ है पत्तू पपात्तू, एक 10 गीत है वो, ठीक है। इसी प्रकार से और भी तमाम सारे ग्रंथ मिलते हैं जो है शिल्पादिकरम, और इसके अलावा मणि में कलय, ये सब, और जीवक चिंतामणि, ये सब महाकाव्य हैं। तो ये सब भी तृतीय संगम के मिलते हैं, लेकिन तोलकापियम से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु कौन थे भाई? सिंह विष्णु की अगर बात की जाए तो सिंह विष्णु का नाम आप लोगों ने नहीं सुना अगर, तो ये महान पल्लव शासक थे सिंह विष्णु।
और सिंह विष्णु की बात की जाए तो इनका जो समय काल रहा सिंह विष्णु का वो रहा है 575 ईस्वी में। 575 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं सिंह विष्णु और 600 ईस्वी तक शासन करते हैं। आपको बता दूं 75 और इसमें जोड़ेंगे तो 25 वर्ष, लगभग 25 वर्ष तक शासन किया किसने, सिंह विष्णु ने। और आपको बता दूं सिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र हैं सिंह विष्णु, और इनके राजारोहण के समय पल्लवों के इतिहास की अस्पष्टता और अनिश्चितता समाप्त हो चुकी थी। आपको बता दूं इस राजवंश की महानता और गौरव के युग का प्रारंभ हो गया था पल्लव वंश के, ठीक है। और 575 ईस्वी के लगभग ये राजा बनता है और अवनी सिंह की उपाधि धारण करता है, गद्दी पर बैठता है। अवनी सिंह का मतलब होता है शौर्य का परिचायक, एक प्रकार से मतलब कि बलशाली का परिचायक। और इसके अलावा आप देखिएगा ये कई प्रकार की और भी सफलताएं इसने लगभग आप देखिएगा कलभरों, मालवों, चोलों, पांडवों, केरलों, सिंघल के शासकों, इन सभी के साथ युद्ध किया और सभी को पराजित भी किया, सभी युद्ध में सफलता हासिल करी। और आप देखिएगा कि सिंह विष्णु जो था इसको एक प्रकार से इन सभी युद्धों को मतलब सफलताओं का श्रेय केवल इसी को नहीं दिया जा सकता है। सफलताएं जो इसने अर्जित करी इसमें एक प्रकार से और भी लोगों का योगदान रहा, लेकिन विद्वान ये रहा है। और आपको बता दूं कई सारे विद्वानों का यह भी मानना है कि कलभरों को पराजित किया था इसने। मालवा से एक प्रकार से मालवा पर जो इसने विजय प्राप्त करी थी वो पर्वत श्रृंखला थी, उस पर विजय प्राप्त करी थी। सिंह विष्णु की विजय जो है मालव प्रदेश पर थी, ठीक है। मतलब मालव प्रदेश पर असंभव प्रतीत होती है, मालव प्रदेश पर इनकी विजय नहीं हुई थी। मलय पर्वत एक है वहाँ पर विजय प्राप्त करी थी, तो ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो ये एक प्रकार से सिंह विष्णु के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। सिंह विष्णु जो था धर्मनिष्ठ था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, भगवान विष्णु को मानता था, कला भी एक प्रकार से कला का उत्साही था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके पुत्र ने अपनी कृति मत विलास प्रहसन में इसके शौर्य और गुणों की प्रशंसा भी करी है सिंह विष्णु की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जो है इसके समय में ही आप सिंह विष्णु के समय में मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम के जो आबी वराह मंदिर है उसका निर्माण भी हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिंह विष्णु के समय में हुई थी। तो पल्लव शासक था, समझ रहे हैं। आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नरसिंह वर्मा प्रथम। नरसिंह वर्मा प्रथम कौन था भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नरसिंह वर्मा प्रथम, आप सभी को पता होगा नरसिंह वर्मा प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मा प्रथम जो था ये पल्लव नरेश ही था। और आपको बता दूं नरसिंह वर्मा प्रथम के बारे में, नरसिंह वर्मा प्रथम जो था इसने उपाधि धारण करी थी मामल्ल की। नरसिंह वर्मा प्रथम और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप मामल्ल, ठीक है। मामल्ल की उपाधि इसने धारण करी थी नरसिंह वर्मा प्रथम ने। और महेंद्र वर्मा का पुत्र है नरसिंह वर्मा प्रथम। और इसके बाद में आप देखिएगा 630 ईस्वी यानी लगभग 640 ईस्वी में कांची की गद्दी पर ये बैठता है, ठीक है। कौन बैठता है भाई, नरसिंह वर्मा प्रथम बैठता है। और अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी था, विजेता था, ये युद्ध में एक प्रकार से हमेशा जीतता था। डॉक्टर बलराम श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं, उन्होंने नरसिंह वर्मन यानी नरसिंह वर्मा के बारे में, नरसिंह वर्मा मतलब अपने पिता से भी बढ़ चढ़ करके प्रतिभाशाली इसको बताया है। नरसिंह वर्मा को महेंद्र वर्मा से ज़्यादा शक्तिशाली बताया है, ठीक है। और आप देखिएगा कि नरसिंह वर्मा जो प्रथम था इसकी अगर बात की जाए, नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मा या नरसिंह वर्मा प्रथम, ठीक है, इसने अपने पिता की राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह सुयोग्यता पूर्वक किया और असाधारण पौरुष था इसका। और आप देखिएगा ये इसी दृष्टि से मतलब चूँकि ये इसका जो पौरुष था वो असाधारण था, मतलब एक साधारण पुरुष की भांति काम नहीं करता था, एकदम से अलग तरीके से काम किया करता था। और इसका उपनाम था महामल्ल, महामल्ल की उपाधि या मामल्ल की उपाधि इसको दी गई, ठीक है। ये इसके लिए उचित प्रतीत होती है। और इसने अपने पौरुष के द्वारा समस्त प्रतिद्वंदियों की गतिविधि को नियंत्रित कर दिया था। अपने शासन अवधि में मतलब लगभग आप देखिएगा 630 ईस्वी से लेकर के 668 ईस्वी तक इसने शासन किया और पल्लव साम्राज्य को दक्षिण भारत की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने का जो काम किया है वो पल्लव नरेश किसने किया है, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा प्रथम ने किया है। आपको बता दूं डॉक्टर आर्यन पांडे एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने कहा कि इसने न केवल पल्लवों के परंपरागत पैतृक साम्राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि या प्रत्युत अपनी सामरिक उपलब्धियों से पल्लवों को सुदूर दक्षिण की एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करके महामल्ल यानी कि महायोद्धा या महान योद्धा जिसको कहा था उसको महामल्ल कहा जाता है,
उसकी उपाधि धारण करी और जो कि सार्थक सिद्ध होती है। तो ये नरसिंह वर्मा जो है प्रथम, जिसको मामल्य या महामल्य कहा जाता था, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न 5वां नंबर, ध्रुव और अमोघ वर्ष। ध्रुव कौन थे भाई? ध्रुव और अमोघ वर्ष के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्रुव की बात की जाए, ध्रुव के बारे में, ध्रुव जो था इसकी अगर बात की तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है ध्रुव। सबसे पहले ये जानिए, राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है ध्रुव, ठीक है। 780 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 793 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है, मतलब कि लगभग 13 साल तक एक प्रकार से ध्रुव का शासन रहता है। और ध्रुव की अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश का सर्वप्रथम राजा था जिसने उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, ध्रुव ही था ऐसा, ठीक है। और दक्षिण से निश्चिंत होने के पश्चात इसने उत्तरी भारत की ओर ध्यान दिया। जिस समय उत्तरी भारत में उज्जैन के प्रतिहारों और बंगाल के पालों के बीच में संघर्ष हो रहा था, उस समय ध्रुव ने भी इस युद्ध में भाग लिया और भारत में एक छत्र सत्ता की स्थापना के लिए पालों को, प्रतिहारों को और राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष किया। और यह संघर्ष जो है त्रिराज्य संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह त्रिराज्य संघर्ष या एक प्रकार से त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच का जो संघर्ष है, तो राष्ट्रकूट की तरफ से जो था वो ध्रुव ही एक प्रकार से इस जो है संघर्ष में भाग लिया था। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार अत्यंत शक्तिशाली थे और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लेना चाहते थे। 783 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था वत्सराज, उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के राजा थे उस समय इंद्रायुध, उनको पराजित कर दिया और अपने हाथ की कठपुतली बना लिया एकदम से। तो बंगाल का शासक उस समय कौन था? पाल वंश का शासन था बंगाल पर। तो बंगाल के जो पाल वंश के शासक थे उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो अत्यधिक शक्तिशाली थे और एक प्रकार से वो किसी का सहता नहीं था, बिल्कुल असह्य था और उत्तरी भारत को अपने अधिकार में रखने का इच्छुक था। वह यह नहीं देख सकता था कि उसके प्रतिद्वंदी गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर अपना अधिकार जमा ले, इसीलिए उसने इंद्रायुध के स्थान पर उसके एक सामंत चक्रायुध को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया और फलस्वरूप प्रतिहारों और पालों के बीच में संघर्ष यानी कि युद्ध छिड़ जाता है। डिंडोरी के लेख और राघनपुर के लेख से पता चलता है कि गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया, मतलब पाल वंश के शासक थे जो धर्मपाल, उनको वत्सराज ने, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, उन्होंने पराजित कर दिया। यानी वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करके युद्ध मतलब कि यज्ञ का वर्णन कर लिया, मतलब उसको उनको हरा दिया, किसको? पाल वंश के शासकों को हरा दिया। ऐसे में आप देखिएगा इस समय राष्ट्रकूट वंश का राजा था ध्रुव। और ध्रुव की अगर बात की जाए तो ध्रुव ने उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और प्रतिहार राजा वत्सराज का प्रबल विरोधी था ये ध्रुव, क्योंकि गृह युद्ध में उसने गोविंद द्वितीय की सहायता की थी और ध्रुव और वत्सराज के बीच में भयंकर संघर्ष शुरू होता है जिसमें वत्सराज की पराजय होती है और उसे राजपूताना की ओर भाग जाना पड़ता है। तो गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को पराजित करने के पश्चात ध्रुव ने पाल नरेश धर्मपाल पर फिर आक्रमण किया और उसने गंगा यमुना के दुआब में पराजित किया। सूरत लेख में ये बात पता चलती है, सूरत लेख में इस बात का जिक्र मिलता है कि भाई जो ध्रुव था इसने किसको हराया। देखिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष चला है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे वत्सराज, उनके बीच में, पाल वंश के शासक थे धर्मराज, उनके बीच में, और जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव, उसके बीच में। तो पहले ध्रुव का कोई मतलब नहीं था। जो उत्तर भारत में दो शासक थे, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज और एक पाल वंश, जो बंगाल का पाल जो वंश है, बंगाल के पाल वंश का शासन कर रहा था उस समय धर्मपाल और वत्सराज के बीच में युद्ध होता है। वत्सराज उसमें पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद में एक प्रकार से जब वत्सराज पराजित हो जाता है तो धर्मपाल एकदम से मतलब कि धर्मपाल पराजित होता है, वत्सराज जीतता है, क्योंकि वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का है और प्रतापी शासक है। तो फिर उसके बाद में ध्रुव जो है वो उत्तर भारत में आक्रमण करता है, किस पर? वत्सराज पर, और वत्सराज को पराजित करता है। फिर जब वत्सराज पराजित हो जाता है फिर उसके बाद में उसको लगता है कि अब धर्मपाल जो है एक प्रकार से मोहरा लेने योग्य हो चुका है, तो धर्मपाल पर आक्रमण करता है, धर्मपाल को पराजित करता है ध्रुव जो है, ठीक है। ये ध्रुव के बारे में कुछ बातें हैं। इसके बाद में यहीं पर दिया हुआ है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष कौन है? प्रश्न आपसे पूछेगा। तो अमोघ वर्ष की बात की जाए तो अमोघ वर्ष भी राष्ट्रकूट वंश से ही रिलेटेड है। और आपको बता दूं, गोविंद तृतीय जब उत्तरी भारत से वापस लौट रहा था तो उसी समय 808 ईस्वी के आसपास की बात है, उसने एक पुत्र एक प्रकार से जन्म दिया, मतलब एक पुत्र हुआ गोविंद तृतीय को, मतलब उनकी पत्नी को हुआ, उनको नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं का पुत्र कहा जाता है, मतलब उन्हीं का पुत्र ही कहा जाएगा क्योंकि पिता वो है माता वो है, ठीक है। तो 808 ईस्वी में जन्म होता है अमोघ वर्ष का। गोविंद तृतीय की मृत्यु जब हो जाती है 816 में, मात्र 8 वर्ष बीतने के बाद में,
तो अमोघवर्ष सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। उस समय उसकी आयु लगभग 8 साल के आसपास या 7 साल के आसपास या 6 साल के आसपास, ऐसे अलग अलग विद्वान बताते हैं। लेकिन अगर 808 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था तो 816 ईस्वी यानी कि लगभग 7-8 वर्ष हुए होंगे। तो 7-8 वर्ष का था वो अमोघवर्ष जब गद्दी पर बैठाया गया उसको। और विद्वान उस समय थे गोविंद तृतीय। उनके भारत के अभियान की तिथि 801-802 स्वीकार करते हैं। और आप देखिएगा कि वह कहते हैं कि अमोघवर्ष का जन्म 803 ईस्वी में हुआ था और सिंहासन पर बैठने की जब उसकी आयु थी तो 11-12 साल का हो गया था। कुछ विद्वान उसको 6 वर्ष का मानते हैं, कुछ 8 वर्ष का, ऐसे ऐसे अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से बताते हैं। ठीक है। अमोघवर्ष के अवयस्क होने के कारण से गुजरात के वायसराय कर्क ने उसके संरक्षण के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार से अमोघवर्ष के बारे में कुछ बातें मैंने बताई। क्योंकि अमोघवर्ष जो था वो कम आयु का था और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, राजाओं ने उसके विरुद्ध 1817 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। गंग नरेश ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। बेंगी के चालुक्य राजा थे विक्रमादित्य द्वितीय, उन्होंने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। संजन लेख और जो है अपद्वंद लेख से पता चलता है कि कुछ समय के लिए अमोघवर्ष जो था वो सिंहासन च्युत कर दिया गया था, मतलब सिंहासन से उसको हटा दिया गया था अमोघवर्ष को। और यह घटना कब और किस तिथि में घटी इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अमोघवर्ष के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न इनको ऐसे लिखना है। अगला प्रश्न दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन था भाई? दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग की बात की जाए, दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग और 745 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 756 ईस्वी तक गद्दी पर ये विराजमान रहता है। ठीक है। दंती दुर्ग जो था ये एक प्रकार से इंद्र द्वितीय का पुत्र था। इंद्र द्वितीय के पश्चात ये गद्दी पर बैठता है और चालुक्य वंशीय राजकुमारी भवनागा से उत्पन्न पुत्र था। इंद्र द्वितीय के पुत्र होने के नाते क्या होता है, ये उत्तराधिकारी था और शासन के प्रारंभिक भाग में एक प्रकार से वातापी के चालुक्यों का सामंत था। अपने पिता की जब मृत्यु, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है उसके समय संभवतः या मतलब कि बहुत कम उम्र का था, अवयस्क था। और ये एक प्रकार से जिसके फलस्वरूप शासन का कार्य उसकी माता ने संभाला। राज तरंगड़ी एक रचना है, आपको पता हो कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, उसमें बताया गया है कि यही जो था कर्नाटक की महारानी रट्टा भी थी, जो एक प्रकार से रट्टा जो थी मतलब कि इसकी माता दंती दुर्ग की माता जो थी उन्हीं का नाम रट्टा है, कर्नाटक की महारानी बताया गया है। और जिसने दिग्विजयी कश्मीर नरेश ललितादित्य का स्वागत किया था। दंती दुर्ग ने 745 ईस्वी में के आसपास वयस्क होने पर शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और दंती दुर्ग बहुत ही महत्वाकांक्षी दूरदर्शी शासक था। उसने धीरे धीरे क्या किया कि शक्ति अपनी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और राष्ट्रकूट राजवंश की स्वतंत्रता और महत्ता की स्थापना में सफलता प्राप्त कर लेता है। और इसके संबंध में जानकारी के साधन इसके अपने ही 2 लेख मतलब इसके द्वारा ही लिखवाए गए थे वो अभिलेख। एक तो था भाई जो है सम्मंगद दानपत्र जो जनवरी 754 ईस्वी में लिखवाया गया था और दूसरा था एलोरा द सवतार गुहा लेख और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेख थे ये। तो कोई मिलाकर के राष्ट्रकूट पल्लव संघ जो था वो दंती दुर्ग जो था एक प्रकार से महत्वाकांक्षी शासक था और इसी के समय काल में आप देखते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। दंती दुर्ग एक प्रकार से अलग अलग अभियान में जुड़ता है, प्रतिहारों से संघर्ष करता है, पूर्वी अभियान करता है, पश्चिमी अभियान करता है। बड़ा योग्य और प्रतापी शासक था, चालुक्यों पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश में दंती दुर्ग का नाम इस प्रकार से। इसके अंदर कृष्ण प्रथम की अगर बात की जाए तो कृष्ण प्रथम कौन है भाई? दंती दुर्ग या तो पुत्रहीन था, ऐसा बताया जाता है, पुत्र इसके नहीं था। और अगर यदि पुत्र उसका होता तो इसके बाद में एक प्रकार से, चूँकि पुत्र क्यों होता, चूँकि 32 या 33 साल की अवस्था तक एक प्रकार से जिंदा रहा है, इतनी अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र ना ही था, ऐसा ही स्वीकार कर लो आप, मतलब इसकी कोई पुत्र नहीं था। और इसी कारण से जब इसकी मृत्यु हो जाती है, चूँकि 32-33 साल के बाद ये मर जाता है, तो चूँकि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। तो इनके चाचा जी थे दंती दुर्ग के, उनका नाम था कृष्ण प्रथम। ठीक है। दंती दुर्ग के कौन है? दंती दुर्ग के चाचा हैं कृष्ण प्रथम, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद में दंती दुर्ग के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? इनके चाचा बैठेंगे कृष्ण प्रथम। ठीक है। और B.A. स्मिथ एक इतिहासकार हैं। इतिहासकार स्मिथ ने कहा कि दंती दुर्ग को राज सिंहासन से अपदस्थ करके कृष्ण प्रथम स्वयं राजा बन गया। ये दंती दुर्ग मतलब इनका मानना है B.A. स्मिथ का कि ये मरा नहीं था, उसको हटा करके बने थे ये राजा। ठीक है। जबकि C.B. वैद्य कहते हैं कि उसने दंती दुर्ग को संभवतः मार डाला होगा, उसके बाद में गद्दी पर बैठे होंगे। ठीक है। चूँकि मिलता है संस्कृत में लिखा कि तस्मिन न आपुत्रे चा
पृथिव्यः कृष्णराज्ञः। किंतु अंतिम राष्ट्रकूट सम्राट कर्क द्वितीय के कदवा दानपत्र में कृष्ण प्रथम के उत्तराधिकारी का कारण दंती दुर्ग की पुत्रहीनता को दिया गया कि उसकी कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसका चाचा जो है गद्दी संभालता है। और चीतल दुर्ग अभिलेख वो भी है, उस लेख से पता चलता है कि गुजरात शाखा के राष्ट्रकूट शासक कर्कराज के बड़ौदा ताम्रपात्र के अनुसार कृष्ण प्रथम ने अपने एक पद भ्रष्ट संबंधी को पदच्युत किया था और कृष्ण प्रथम के द्वारा अपदस्थ संबंधी 557 ईस्वी के अतरौली जो है छरौली दानपत्र का कर्क द्वितीय जान पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे देखिएगा 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। पुलकेशियन द्वितीय जो है वो बड़ा प्रतापी शासक है और पुलकेशियन द्वितीय जो है खास करके एक महान शासक, एक विजेता के साथ साथ एक कुशल राजनेता भी है। और बाहर से मतलब भारत से बाहर ईरानी शासक खुसरो द्वितीय से राजनयिक संबंध स्थापित करने का काम किया पुलकेशियन द्वितीय ने, और चालुक्य वंश का नाम एक प्रकार से अमर करने का काम किया। और ख़ास करके इसने जो भारतीय यश है, चालुक्य वंश का जो परचम है वो भारतीय सीमा के बाहर भी लहराने का काम किया। प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार था तबरी इतिहासकार, जो फारसी इतिहासकार, उसने कहा कि फारस के शासक खुसरो द्वितीय यानी खुसरो परवेज़ ने अपने 36वें शासन वर्ष यानी लगभग 625 से 626 ईस्वी में भारतीय सम्राट के एक राजदूत का स्वागत किया था। तबरी ने भारतीय राजा का नाम प्रमेश अर्थात परमेश या परमेश्वर लिखा है। इसके अलावा पुरालेखीय प्रमाणों से पता चलता है कि यह पुलकेशियन का उपनाम था। आरसी मजूमदार, बी घोष, के नीलकंठ शास्त्री, इन सभी विद्वानों का विचार है कि भारतीय शासक हर्ष अथवा अन्य कोई भी हो सकता है, मतलब जो उसके यहाँ पर गया था, मतलब कि परवेज के यहाँ पर, खुसरो परवेज के यहाँ पर जिसने दूध भेजा हो, ठीक है, अलग अलग विद्वान मानते हैं। अपने ग्रंथ हर्ष शीलादित्य में श्री राम गोयल ने इन विद्वानों के मतों का समर्थन भी किया है। और इसके प्रमाणों के अलावा आपका मत है कि मतलब इनका श्री राम गोयल का मत ये है कि हर्ष का सिंध पर धावा यह बताता है कि वह उत्तर पश्चिम की दिशा में गतिशील था। और बाण ने एक स्थल पर लिखा है, बाण भट्ट ने, कि उत्साही जनों के लिए तरस्कुकों का देश हाथ पर तथा पारसिकों का बीता भर है, ऐसा बताया जाता है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा पुलकेशियन द्वितीय जो था बड़ा योग्य शासक है। चीनी यात्री हुएनसांग जो है 641 ईस्वी महाराष्ट्र की यात्रा करता है और इस समय पुलकेशियन द्वितीय की शक्ति और प्रतिष्ठा अपने चरम पर थी। पुलकेशियन द्वितीय की चर्चा करते हुए चीनी यात्री जो हुएनसांग है वो लिखता है कि पुलकेशियन द्वितीय जो था क्षत्रिय था और इसकी प्रजा इसकी आज्ञाओं को सर्वदा सिरोधार्य करती थी और इस राजा के कार्य तथा इसकी योजनाएं बहुत ज़्यादा थीं, अलग अलग प्रकार की थी, विविध थीं और इसके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का दूर दूर तक प्रभाव था। इसके सामंत स्वामी भक्त थे। इसके राज्य का क्षेत्रफल 5000 जो है मील था और इसकी राजधानी के पश्चिम तथा एक विशाल नदी प्रवाहित होती थी इसकी राजधानी के पश्चिम में। राजधानी का क्षेत्रफल 30 जो है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास था। और आप देखिएगा मतलब ली मतलब एक प्रकार से 30 ली को 8 किलोमीटर कहा जाता है। भड़ोच से लगभग आप देखते हैं 267 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। तो इस प्रकार से हुएनसांग जो है पुलकेशियन द्वितीय के बारे में बताता है। तो पुलकेशियन द्वितीय जो था इसने हर्षवर्धन पर भी विजय प्राप्त करी थी, ये बात भी एक प्रकार से अभिलेखों से पता चलती हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोग देख रहे हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है तैलाप द्वितीय या तैल द्वितीय कौन था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे तैल द्वितीय के बारे में। तो तैल द्वितीय जो था एक कल्याणी का नरेश था, कल्याणी के चालुक्यों का शासक मतलब कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था ये तैल द्वितीय। 973 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 997 ईस्वी तक एक प्रकार से गद्दी संभाले रहता है। तो एक प्रकार से ये है तैल द्वितीय। तैल द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय के सामंत के रूप में शासन करते हुए पर्याप्त शक्ति अर्जित करके अपने प्रभाव का विस्तार करने लगता है। और जब उसको अनुकूल अवसर मिलता है तो अनुकूल अवसर देख करके तैल द्वितीय ने क्या किया, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए विद्रोह कर दिया। और इस प्रकार तैल द्वितीय अपने प्रभु सम्राट की कीमत पर कल्याणी का संप्रभु शासक बनने में सफल होता है। तैल द्वितीय विक्रमादित्य चतुर्थ का पुत्र था। इसकी माता का नाम बोंथा देवी था। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश लक्ष्मण राज की पुत्री थी इनकी माता जी।
और इसकी रानी जो थी उसका नाम था जाकब्बा या जक्कल देवी, एक स्थानीय राष्ट्रकूट शासक भम्मा यानी कि ब्रह्ममहर की पुत्री थी। बॉम्बे कर्नाटक अभिलेख में आप देखिएगा, बॉम्बे कर्नाटक अभिलेख संख्या 176 से पता चलता है कि राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय के शासनकाल में 957 ईस्वी में तैल द्वितीय उसके अधीन मेलपाटी क्षेत्र में शासन कर रहा था। 965 ईस्वी के एक अन्य अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि तैल द्वितीय महासामंत की उपाधि के साथ जो है तलड़वाड़ी 1000 क्षेत्र का शासक था और इस अभिलेख में उसे सत्याश्रय कुल तिलक भी कहा गया है। आप देखिएगा चालुक्य राम या आहव मल्ल के नाम से इसको एक प्रकार से इसको उपाधि से विभूषित भी किया गया। इन उपाधियों से, किस उपाधियों से भैया? आहव मल्ल या चालुक्य राम। तो इस प्रकार से तैल द्वितीय के बारे में चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, चालुक्य सत्ता की पुनर्स्थापना जो करता है वो तैल द्वितीय करता है, एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। और आप देखिएगा जो है तैल द्वितीय और कृष्ण द्वितीय की मृत्यु 967 ईस्वी मतलब कि जो तैल द्वितीय था, जब कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो जाती है 967 में, उसके बाद में एक प्रकार से जब लगातार राष्ट्रकूट सत्ता जो है अपने मतलब कि एकदम से लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, उसके बाद में आता है तैल द्वितीय और एक प्रकार से तहलका सा मचा देता है। ठीक है, तो ये है तैल द्वितीय। चोलों के साथ संघर्ष करता है, परमारों के साथ भी इसका संघर्ष होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राजराज महान या राजराज प्रथम, इसके बारे में बताएं भाई। राजराज महान या राजराज प्रथम, इसकी बात की जाए तो राजराज महान जो है 985 ईस्वी में एक प्रकार से गद्दी पर बैठता है और 1014 ईस्वी तक शासन संभालता है। कौन? राजराज प्रथम या राजराज महान। इसकी अगर बात की जाए तो ये चोलों की महान परंपरा का वास्तविक उद्घाटन करने वाला शासक है राजराज प्रथम। और राजराज की बात की जाए तो इसने अरिमोली वर्मन परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र था। अरिमोल वर्मन आपको पता हो दूँ कि एक प्रकार से एक मूवी अभी भी जो पोनियन सल्बन करके मूवी आई है, उसको देखेंगे तो चोलों के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसी अरिमोल वर्मन परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र था और उत्तम चोल के शासनकाल में ही यह युवराज पद से खास करके शासन की अच्छी दीक्षा इसको मिल चुकी थी। और जो राजराज महान है इसका राजरोहण जो हुआ था 25 जून को हुआ था 985 ईस्वी को। और राजराज प्रथम ने जो अनेक अंशों में एक प्रकार से विजयालय चोल शाखा का सबसे महानतम शासक होने का एक प्रकार से गौरव प्राप्त किया है। अपनी महान योग्यता और नीतिमत्ता से चोल शासन को एक प्रकार से एक ठोस आधारशिला देने का काम जो करता है वो राजराज प्रथम ही करता है। और उसके गौरवशाली पुत्र था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था एक प्रकार से वो भी बड़ा महानतम शासक हुआ, चूँकि इसका पुत्र जो था मतलब राजेंद्र प्रथम जो था ये राजराज प्रथम का पुत्र था। ये बात ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से चोल साम्राज्य का विस्तार जो था अपनी सीमा चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। चोल विजय वाहिनी ने समुद्र पार करके उस सीमा का विस्तार किया था। आप देखिएगा एक प्रकार से पांड्यों के साथ युद्ध होता है, केरल युद्ध, द्वितीय अभियान, सिंघल विजय, कई प्रकार के युद्ध लड़ता है राजराज प्रथम। इस प्रकार से चोलों की शक्ति को एकदम से पंचम पर रहता है। गंग देश पर अपना अधिकार कर लेते हैं, चालुक्यों से संघर्ष होता है। जो तैलब द्वितीय है और मैसूर में खासकर चोलों की शक्ति की वृद्धि के प्रति उदासीन नहीं था। आप देखिएगा कि लगातार एक प्रकार से युद्ध करता है ये राजराज प्रथम और इसीलिए इसके नाम के पीछे महान जोड़ा जाता है, राजराज महान। ठीक है, कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो ये एक प्रकार से बड़ा प्रतापी शासक है और खास करके चोलों की शक्ति का एकदम से उत्कर्ष काल जो रहा है वो राजराज प्रथम के समय काल में रहा। अगला प्रश्न आप देखिए 10वां प्रश्न है, रुद्रम देवी या रुद्रांबा देवी। एक मूवी इस पर भी बन चुकी है, अर्जुन क्या नाम है उनका, क्या नाम है, अरे मैं नाम नहीं ध्यान आ पा रहा हूँ। एक अल्लू अर्जुन एक सुपरस्टार है साउथ के, अल्लू अर्जुन की मूवी एक है रुद्रांबा देवी। उसमें आप देखिएगा रुद्रांबा देवी जो है वो वही रुद्रांबा देवी की बात लगभग की जा रही है मुझे लग रहा है। तो रुद्रांबा देवी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। रुद्रांबा देवी की अगर बात की जाए या रुद्रम देवी या रुद्रांबा तो 1200 के आसपास यानी 1259 ईस्वी में शासन संभालती हैं और 1295 तक शासन करती हैं। काकतीय वंश की शासन
संभाली थी, मतलब काकतीय वंश से रिलेटेड हैं। रुद्रांबा देवी या रुद्रम देवी ने अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी मनोनीत किए जाने के बाद में शक संवत 1182 यानी कि लगभग 1259 से 60 ईस्वी का समय आता है, उस समय गद्दी पर बैठती हैं और उनके पिताजी का नाम था रुद्रदेव महाराज, मतलब सॉरी ये रुद्रदेव महाराज के नाम से गद्दी पर बैठती हैं, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर शासन करती हैं। राजपद प्राप्त करने पर यह पुरुष भेष में दरबार में आया करती थीं, युद्धों में भी भाग लिया करती थीं और ख़ास करके आप देखिएगा ये मतलब साहस इनका ठीक ठाक था। उसके बाद में प्रारंभिक वर्षों में जब ये शासन संभालती हैं तो शुरुआती वर्षों में ही पांडे आक्रमण होता है और आप देखिएगा मुत्तुकूर के रण क्षेत्र में पराजय हो जाती है इनकी और इसके फलस्वरूप राज्य में अराजकता फैल जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है। गणपति को कुछ भूभाग भी खोने पड़ जाते हैं, कुछ सामंत भी एक प्रकार से इधर उधर भटक जाते हैं और अपनी वृद्धावस्था में राज्य की नवीन स्थिति का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर के गणपति शासन का संपूर्ण भार जो है वो अपनी पुत्री रुद्रम देवी और उनके परामर्शदाताओं के हाथों में सौंप करके स्वयं जो है पृष्ठभूमि में चला जाता है। और इस राजनीतिक संन्यास के बावजूद 1266 ईस्वी तथा 1269 ईस्वी के उसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो इस बात के द्योतक है कि कम से कम 1270 ईस्वी तक जीवित रहा और उसके 1269 ईस्वी अभिलेख से जो गुंटूर जनपद के फलनाड तालुक में स्थित दुग्गी नामक स्थान से मिला हुआ है, उसमें पता चलता है कि उस समय तक काकतीय सामग्री के रूप में रुद्रम देवी का अभिषेक नहीं हुआ था जब इसका अभिलेख 1266 तक लिखा गया। और इस विलंब का कारण राज्य की संकटमय स्थिति जान पड़ती है, मतलब शासन तो उसको दे दिया था लेकिन उसका राज्याभिषेक उतना थोड़ा लेट था और वो एक प्रकार से जो इनके शासक थे मतलब इनके पिताजी उन्होंने एक प्रकार से बड़ा शासन किया, गणपति, ठीक है। तो गणपति जी जो हैं उनके पिताजी हैं और गणपति ने रुद्रांबा को एक प्रकार से अपना शासन दे दिया था। कुछ सामंतों ने विरोध भी किया क्योंकि वे एक स्त्री थी और ऐसे में स्त्री शासन स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। उसके विरुद्ध हथियार भी उठा लिया, बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रभुसत्ता समाप्त करने के प्रयास में जुट गए। और आप देखिएगा प्रताप चरित्र एक रचना है, उसके अनुसार राज परिवार के कुछ अन्य सदस्य ने भी सिंहासन प्राप्त करने की चेष्टा करी। आप देखिएगा वो मूवी देख लीजिएगा जब आप अल्लू अर्जुन की रुद्रांबा देवी, तो उस मूवी में पूरा विस्तार से बताया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो काकतीय राजवंश से रिलेटेड है, गणपति की पुत्री हैं ये रुद्रांबा देवी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में जाना, समझा और परखा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडवा से, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, भारतीय धर्म का दक्षिण पूर्व एशिया पर क्या प्रभाव पड़ा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ा भाई, सभी लोग बताइएगा, क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय धर्म का दक्षिण पूर्व एशिया पर? तो दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय धर्म का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। आपको बता दूं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मों का बोलबाला था। बर्मा हो गया, बर्मा तथा श्याम में बौद्ध धर्म का प्रचलन, आप मतलब कि वियतनाम में, बर्मा और वियतनाम में बौद्ध धर्म का प्रचलन था, जबकि अन्य देशों में पौराणिक हिंदू धर्म ही विशेष रूप से लोकप्रिय था। पौराणिक देवी देवताओं में खास करके भगवान शंकर और विष्णु भगवान और ब्रह्मा ये विशेष लोकप्रिय देवता हुआ करते थे। शैव धर्म तो वहाँ का राजधर्म था। शिव की पूजा लिंगों तथा मूर्तियाँ दोनों रूप में आपको मिलती नजर आती हैं वहाँ पर। शिव के रौद्र और सौम्य दोनों ही रूपों की से जवानी परिचित थे, मतलब कि एक प्रकार से रौद्र रूप भी है और सौम्य रूप, दोनों रूप एक प्रकार से उनके युवा अवस्था की दिखाई पड़ती है। महादेव तथा महाकाल के नाम से उनकी पूजा की जाती थी और दोनों रूपों की मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों से आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, चाहे बात की जाए किसकी भाई, बात करें आप बर्मा की या फिर अन्य देशों की। तो बर्मा वगैरह में, वियतनाम में, इंडोनेशिया से लेकर के अन्य देशों में भी आप देखिएगा भारत का बोलबाला था एकदम से, ठीक है। शिव पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय को भी एक प्रकार से जावा, जो इंडोनेशिया का एक प्रकार से द्वीप है, वहाँ के जावा में देव रूप के रूप में पूजा जाता है भगवान गणेश को, ठीक है। दुर्गा और महाकाली की पूजा भी की जाती है और इसके अलावा गणेश की मान्यता विघ्न विनाशक के रूप में की जाती है। विष्णु भगवान की पूजा नारायण के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, माधव, इन सभी अन्य नामों से भी विष्णु भगवान को जाना जाता है। और कई स्थानों से विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्तियां भी मिली हुई हैं। उनके प्रतीक रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, इन सभी का अंकन भी मिला है।
चंपा से शेषनाग पर शयन करते हुए विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। कंबोज से मतलब चंपा, कंबोज ये सब द्वीप हैं। कंबुज का अंकोर वाट स्थित विष्णु मंदिर वहाँ उसकी लोकप्रियता तथा जीता जागता उदाहरण है। कृष्ण भगवान, राम जी, मत्स्य, बाराह और नरसिंह, इन सभी के रूप में विष्णु भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई है। अवतार जो भगवान के ये सब हैं। जावा के निवासी इन अवतारों संबंधी विभिन्न पौराणिक कथाओं से परिचित भी हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु के अतिरिक्त ब्रह्मा की पूजा भी की जाती है और मूर्तियों में उनके 4 मुख दिखाए गए। ब्रह्मा के हंस पर विराजमान है, अपने हाथ में माला लिए हुए हैं, चमर, कमल और कमंडल धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती की भी मूर्ति मतलब ब्रह्मा जी के साथ जो है शक्ति सरस्वती की मूर्ति भी मिलती है और तीनों देवताओं को एक साथ मिला करके त्रिमूर्ति कहा जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि अन्य भारतीय देवी देवताओं की भी पूजा मतलब कि वहाँ पर होती है और मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे कि यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, इंद्र, सूर्य, चंद्र, इन सभी की पूजा दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों में की जाती है। और इसका प्रभाव भारतीय एक प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार मतलब भारतीय सनातन का प्रभाव है या भारतीय धर्म का प्रभाव है दक्षिण पूर्वी एशिया पर, कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आज भी लोग एक प्रकार से भगवान के देवी देवताओं का, आज भी इंडोनेशिया में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जो है गीता का उपदेश देते हुए आपको अनेक चौराहों पर आपको दिख जाएंगे। इंडोनेशिया जबकि मुस्लिम कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री देश था अभी तक, अब पाकिस्तान की जनसंख्या थोड़ी बढ़ गई है उससे, 1-8 करोड़ या कुछ आधा लाख या कुछ ऐसे मतलब कि 50 लाख के आसपास कुछ बढ़ी हुई है। पाकिस्तान की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। और इंडोनेशिया की जनसंख्या भी एक प्रकार से अपने चरम पर है, तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर भी है। और तीसरे नंबर पर भारत ही अपना, तो इस प्रकार से चीज़ें। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है देवगिरी के यादवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। देवगिरी के यादव वंश पर प्रकाश डालने को आपसे कह रहा है, तो वो टार्च वाला प्रकाश नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर देवगिरी एक प्रकार से दक्षिण में है। देवगिरी दक्षिण भारत का एक प्रकार से स्थान है। देवगिरी एक दौलताबाद देवगिरी, तो देवगिरी में यादव वंश का जो एक प्रकार से उद्भव हुआ है वो 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। 9वीं शताब्दी का मतलब लगभग आप देखिएगा 9वीं शताब्दी का मतलब सीधा सा 850 के बाद, ठीक है, लगभग महाराष्ट्र के नासिक अहमदनगर के क्षेत्र में हुआ। और इस वंश के प्रारंभिक शासक पहले मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के सामंत और पदाधिकारी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने कल्याणी के चालुक्यों की अधिसत्ता स्वीकार कर ली और यादवों ने शिव तथा विष्णु भगवान से अपने को संबोधित माना, मतलब संबंधित यानी रिलेटेड माना, और विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति को अपने राजकीय ध्वज तथा मुद्राओं पर अंकित करवाया। यादव शासकों की कुछ मुद्राओं पर हनुमान का चित्र भी पाया गया है और यादवों की उत्पत्ति उनके अभिलेखों में, महाकाव्यों तथा पुराणों में उद्धृत ययाति के यदु से कही गई है। वे यदु के वंशज होने के कारण से यादव कहे गए हैं। और इस राजवंश के शासक झिल्लम तृतीय ने यादव नारायण की उपाधि धारण की थी। हेमाद्रि के अभिमत में यादव चंद्रवंशी थे। 13वीं शताब्दी के मराठी कवि ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता की मराठी टीका में यादव शासक रामचंद्र को चंद्रवंशी कहा है, किंतु डॉक्टर S.M. मिश्र की धारणा है कि ये वृत्तांत मुख्यतः कल्पना पर आधारित है। तो इस प्रकार से देवगिरी की यादवों के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। यादवों की अगर बात की जाए तो B.K. रजवाड़े कहते हैं कि यादव उत्तर भारत के मूल निवासी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने दक्षिणापथ के मराठों पर विजय प्राप्त कर दी। R.G. भंडारकर और C.B. वैद्य कहते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के प्राचीनतम मराठा क्षत्रिय परिवारों में मतलब कि उनका जन्म या मतलब उन्हीं में से एक माने जाते हैं, जो मराठा क्षत्रिय होते तो उन्हीं में से एक हैं। अल्तेकर कहते हैं, अल्तेकर ने वैद्य के मत का समर्थन किया और उनके अनुसार कालांतर में जब यादवों ने राजसत्ता प्राप्त कर ली तो मथुरा और द्वारका के प्रसिद्ध यादव वंश से अपना संबंध जोड़ लिया। इस प्रकार से यादवों के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। अच्छा, P.B. देसाई ने निम्नलिखित तर्कों के आधार पर यादवों को कन्नड़ देश का मूल निवासी बताया और इस राजवंश के कुछ शासकों के नाम बताए, जैसे डड्डिप, भिल्लम, रज्जुगी, बसुगी और वड्डुगी, ये कन्नड़ उत्पत्ति के शब्द हैं, ठीक है, कन्नड़ भाषा के हैं। और चूँकि यादव वंश के सब शासक हुए हैं और अधिकांश अभिलेख जो है कन्नड़ भाषा में लिखे गए, इसीलिए वो कन्नड़ के हैं यादव लोग, ऐसा स्वीकार करते। तो ये देवगिरी की यादवों के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल्लाल द्वितीय होयसल राजवंश का महानतम शासक था, व्याख्या कीजिए। बल्लाल द्वितीय इंपॉर्टेंट शासक है होयसल राजवंश का और महानतम शासक है। प्रश्न पूछा क्या गया है आपसे कि महानतम शासक था, ऐसा सिद्ध करें, ठीक है। कौन? बल्लाल द्वितीय, ठीक है, या वीर बल्लाल द्वितीय या बल्लाल द्वितीय, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसी का नाम है
बीरबल ये होयसल राजवंश का महानतम शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1173 ईस्वी में शासन की बागडोर अपने हाथों में संभालता है और 1220 तक एक प्रकार से ये शासन की बागडोर अपने हाथों में लिए रहता है। नरसिंह प्रथम का पुत्र है ये बल्लाल द्वितीय और 1173 में गद्दी पर बैठ ही जाता है, राजा बनता है। होयसल साम्राज्य का वास्तविक प्रणेता माना जाता है बीरबल को, और इसने कुछ समय तक अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से शासन करता है, परंतु नरसिंह वर्मा मतलब नरसिंह प्रथम के विलासितापूर्ण जीवन से असंतुष्ट हो जाता है ये, और राजधानी छोड़ करके बीरबल जो है ये होयसल राजधानी छोड़ देता है और एक सेना संगठित कर लेता है और अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है और उसे अपदस्थ करके मतलब उसको हटा करके अपने पिता को यानी कि नरसिंह प्रथम को हटा करके 1173 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। अपने पिता के विरुद्ध ही ऐसा ये करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बल्लाल द्वितीय अनेक प्रकार से होयसल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और एक तो वह प्रदर्शन में बड़ा विश्वास रखता था। बल्लाल द्वितीय जो था प्रदर्शन में बड़ा विश्वास रखता था। इसने सिंहासन रूढ़ होने के समय से ही प्रदर्शन और प्रचार का आश्रय लिया। अपनी वंशावली की महत्व, होयसल परिवार की उपलब्धियों के बारे में और आत्मविश्वासों के द्वारा अपनी प्रजा और अन्य राजाओं का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया और होयसल परिवार के बल्लाल नामधारी व्यक्तियों से अपनी विशेषता दिखलाने से के निमित्त उसने अपना नाम बीरबल रखा और उसने राजा और राज परिवार की पदवियों में बुद्धि की और मतलब उसमें वृद्धि करी, उसमें बढ़ाया और अपना गुणगान करने के लिए चारणों का एक बड़ा दल संगठित किया जो कि उनके बारे में उनके विरोध को गाएं। विरोध मतलब होता है कि उनकी एक प्रकार से प्रशंसा करें। एक ऐसे चारण और भाट कवि होते हैं जो कि एक प्रकार से इधर उधर जा करके राजा के एक प्रकार से बारे में बताते रहते हैं, गाते रहते हैं, ठीक है। 1173 ईस्वी के एक अभिलेख में बल्लाल द्वितीय को तुलुब सेना के लिए जो है बड़वाग्नि और पांडव कुल के लिए वज्र के समान, चोलों की शक्ति को तहस नहस करने वाला और युद्ध में पांडव भीम के समान शक्तिशाली जो है बीरबल को बताया गया है और ये प्रशस्तियाँ उसके नाम के साथ जुड़ गईं। कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा पांड्य कुल के लिए वज्र के समान, ठीक है, तुलुब सेना के लिए बड़वाग्नि के समान और एक प्रकार से चोलों की शक्ति को तहस नहस करने वाला और युद्ध में पांडव जो थे भीम, अर्जुन नकुल सहदेव के भाई जो थे भीम, उन्हीं भीम के समान एक प्रकार से बल में था एक प्रकार से बीरबल। ये बल्लाल के बारे में कुछ बातें जिसके बारे में मैंने आपको बताई, तो इसीलिए एक प्रकार से ये होयसल राजवंश का महानतम शासक था। इसने आंतरिक अशांति जब हुई थी और जब ये उत्तराधिकार के समय जब ये एक प्रकार से गद्दी पर बैठने की सोचता है, गृह युद्ध था। नरसिंह प्रथम के समय में शासन की दीर्घकालीन दुर्बलता के कारण से राज्य के भीतरी भागों में अव्यवस्था बढ़ गई थी और अनेक जगहों पर उपद्रव और विद्रोह खड़े होने लगे थे। जब इसकी पिता विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था तो अपने पिताजी को ही एक प्रकार से ये मार देता है, मतलब उनको हटा करके और खुद गद्दी पर बैठता, सारे विद्रोहों को समाप्त करता है। इस प्रकार से एक प्रकार से इसने अपने दम पर एक प्रकार से क्या किया, होयसल राजवंश को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से महान बनाया और बहुत ज़्यादा समृद्ध किया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गंग वंश पर टिप्पणी लिखिए। गंग वंश के बारे में आप लोग जानते हैं तो बताएं। गंग वंश क्या है भाई? गंग वंश के बारे में अगर बात की जाए तो कदम्ब और पल्लव, कदम्ब राजवंश एक है पल्लव राजवंश। तो कदम्बों और पल्लवों के राज्यों के बीच में खास करके आधुनिक मैसूर के दक्षिण में गंगों का राज हुआ करता था और इस स्थान को गंग वंश के साथ लंबे समय तक संबंध रहने के कारण से इस स्थान को यानी कि जो मैसूर के दक्षिण में जो गंगों का राज है उसको गंगवाड़ी कहा जाने लगा। गंग वंश का प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण है। अभिलेखों में इस वंश का प्रथम शासक जो है कोंकणी वर्मा को बताया गया है। उसे एक प्रकार से जो है जहानबे कुल का मतलब कि गंगा का वंश बताया गया है, जहानबे कुल का बताया गया है। कान्यावयन गोत्र का बताया गया है और उसने कई युद्धों को ख्याति प्राप्त की उसने और अपने लिए एक समृद्धशाली राज्य का निर्माण कर लिया। उस मतलब किसके बारे में बताया गया ये सब बताया गया है कोंकणी वर्मा के बारे में। और कोंकणी वर्मा ने क्या किया, उपाधि कौन सी धारण करी? धर्म महाराज धीराज की उपाधि, धर्म महाराज धीराज की उपाधि धारण करी और उसकी स्वतंत्र स्थिति का सूचक एक प्रकार से ये है कि भाई इसने जब ये उपाधि धारण करी तो बड़ा एक प्रकार से चूँकि गंग राजवंश का था ये उपाधि धारण करी तो लगा कि भाई हाँ यही एक प्रकार से वो है। हालांकि था भी यही
जो गंग राजवंश का संस्थापक है वो कोंकणी वर्मा ही था। कोंकणी वर्मा का जो समय काल है वो 400 ईस्वी के आसपास है। 400 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है, क्योंकि गंगों की प्रारंभिक राजधानी जो हुआ करती थी वो कोलर थी। कोलर माने कुलाल थी, बाद में वो तलकाट मतलब कि तलकाड़ हो जाती है, ठीक है, राजधानी इन लोगों की गंगों की। तो ये गंग नरेश में जैसे दुर्विनीत हो गया, ठीक है, और कोंकणी वर्मा का पुत्र था माधव प्रथम। ये सब एक प्रकार से इसके शासन संभालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न आप देखिएगा। 5वां प्रश्न है, मृगेश वर्मन एवं शांति वर्मन कौन थे? बताएं सभी लोग भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृगेश वर्मन और शांति वर्मन कौन थे भाई? मृगेश वर्मन और शांति वर्मन कौन थे? तो कदम्ब शासक थे ये लोग, ठीक है। अगर बात की जाए मृगेश वर्मन की, तो उससे पहले आप लोग शांति वर्मन के बारे में जानें। शांति वर्मन जो था, शांति वर्मन का ही पुत्र है। शांति वर्मन जो है बप्पा हैं और मृगेश वर्मन उनके लड़का हैं, मतलब शांति वर्मन पिताजी हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, और मृगेश वर्मन उनके पुत्र हैं। ओके, तो सबसे पहले शांति वर्मन के बारे में समझे। कदम्ब नरेश हैं। कदम्ब राजवंशों की अगर बात की जाए तो कदम्ब राजवंश जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से कदम्बों का दक्षिणापथ से दक्षिण पश्चिम में उत्कर्ष होता है, और इस समय समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के परिणाम स्वरूप कांची के पल्लवों की शक्ति अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। कदम्ब लोग जो है मानव विगोत्रीय ब्राह्मण हुआ करते थे और अपने को हरित पुत्र कहते थे, और उनका जो मुख्य कार्य है वेदों का अध्ययन करना, वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करना, ये सब हुआ करता था। पहले वे पल्लवों की अधीनता स्वीकार करते थे, और इस वंश के मयूर शर्मन ने पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और कदम्ब वंश का संस्थापक जो बना वो मयूर शर्मन बना। मयूर शर्मन जो था एक प्रकार से वो कदम्ब राजवंश का संस्थापक था। लगभग 345 ईस्वी में एक प्रकार से गद्दी पर बैठता है, 360 ईस्वी तक अब शासन करता है। फिर इसके बाद में जो है आप देखिए काकुत्स वर्मन का उत्तराधिकारी होता है पुत्र शांति वर्मन। शांति वर्मन जो है ये जिसके बारे में बता रहा हूँ, तो शांति वर्मन जो है ये 450 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 475 ईस्वी तक शासन करता है, ये लगभग 25 साल तक, ठीक है, 450 से 475 तक, ठीक है। अब लेकिन आपको बता दूं मयूर शर्मन जो है 360 तक शासन करता है। 360 के बाद में आप देखते हैं 450 तक का जो 100 लगभग मतलब कि 90 वर्षों का जो समय रहा, इसमें आप देखिएगा इसमें जो है और भी शासक आते हैं शासन करने के लिए कदम्ब राजवंश के, लेकिन पूछा गया है शांति वर्मन के बारे में। शांति वर्मन चूँकि इंपॉर्टेंट है, 25 सालों तक शासन किया, 450 से 475 ईस्वी तक शासन किया। अत्यंत यशस्वी शासक था, तेजशाली शासक था, और इसने क्या किया था, शांति वर्मन ने जो 3 ताज यानी कि जो है पटत्रय धारण करा था इसने, और इसके पुत्र मृगेश के एक लेख से पता चलता है कि इसने अपने शत्रुओं की लक्ष्मी को उसके मतलब उनके महलों से बलपूर्वक खींच निकाला था, मतलब कि धन बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को जीता और धन वहाँ से ले आया। शांति वर्मन के काल में कदम्ब राज्य को पल्लवों से खतरा बना हुआ था, और उसने अपने राज्य के दक्षिणी भाग को अपने छोटे भाई कृष्ण वर्मन की अधीनता में कर लिया था। और आपको बताऊं कि स्पष्ट है कि राज्य का विभाजन एक प्रकार से आप देखिएगा छोटे भाई कृष्ण वर्मन की अधीनता में कर दिया था, और यह स्पष्टता राज्य का विभाजन ही था। कृष्ण वर्मन ने अश्वमेध यज्ञ भी करा था, पल्लवों के साथ युद्ध में, मतलब पल्लवों के साथ युद्ध किया था इसने, और उसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में इसका पुत्र विष्णु वर्मा पल्लवों के द्वारा अभिषिक्त किया जाता है। और फिर इसके बाद में आप देखते हैं गद्दी पर आता है कौन, मृगेश वर्मन। मृगेश वर्मन शांति वर्मन का पुत्र है, और इसकी मृत्यु के बाद में ये गद्दी पर बैठता है। 470 ईस्वी में ही एक प्रकार से गद्दी पर बैठ जाता है और 488 तक शासन करता है। वैसे 475 तक एक प्रकार से जीवित रहते हैं, उसके बाद में मृत्यु होती है, लेकिन 470 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाते हैं मृगेश वर्मन, उनके पिताजी बैठा देते हैं उनको शांति वर्मन, ठीक है। और आपको बता दूं कि उसका मतलब शांति वर्मन मतलब कि मृगेश वर्मन का बनवासी और पलासिका दोनों पर अधिकार एक प्रकार से जैसे शासन करता है, कर लेता है। गंग और पल्लव शासकों के विरुद्ध उसने सफलता प्राप्त करी, और अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता के लिए मृगेश वर्मन एक प्रकार से प्रसिद्ध था। एक कुशल सैनिक भी था, और घोड़े और हाथियों की सवारी का बड़ा शौक था इसको, मृगेश वर्मन को। और अपने पिताजी की स्मृति में जो है पलासिका में एक जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था इसने, और उसे उदारतापूर्वक दान दिया था। और
उस मंदिर को। और मृगेश के बाद में रवि वर्मा आते हैं, 500 ईस्वी में शासन संभालते हैं 538 तक। ठीक है, इस प्रकार से शासन चलता है। तो ये मृगेश वर्मन के बारे में और नरेश वर्मन के बारे में कुछ बातें, मतलब शांति वर्मन और मृगेश वर्मन के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न है बिल्हड़ कौन थे बताइए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत हो, मतलब कि खांसी वगैरह बीच में आ जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्रश्न अगला इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बिल्हड़ जो है एक लेखक हैं। आपको बता दूं बिल्हड़ के बारे में प्रश्न आपसे पूछा इसलिए जाता है क्योंकि बिल्हड़ जो हैं उनकी रचना है, उनकी रचना एक प्रकार से, मतलब बिल्हड़ कश्मीरी लेखक हैं और इनकी रचना जो है विक्रमांक देवचरित है। उससे एक प्रकार से विक्रमादित्य के बारे में, जो कि चालुक्य नरेश हैं विक्रमादित्य, उनके बारे में एक प्रकार से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के दरबार में ही रहा करते थे। बिल्हड़ कश्मीरी लेखक हैं, राजाश्रय में रहा करते थे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के। और विक्रमांक देवचरित जो है रचना लिखी है, उसमें विक्रमादित्य के बारे में पूरी बातें बताई हैं। विक्रमांक देवचरित ऐसी एक रचना है, मतलब विक्रमांक देव एक ऐसी रचना है विक्रमांक देवचरित, जिसमें आप देखिएगा चालुक्य वंश की समुचित जानकारी आपको मिलेगी। एक प्रमाणिक ग्रंथ भी है ये। और विक्रमादित्य षष्ठ जो था, ये जो है उसी के बारे में बातें हैं, मतलब विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में ही बिल्हड़ लिखते हैं। आपको बता दूं जो है विक्रमादित्य षष्ठ जो था वो कला और साहित्य का बड़ा प्रेमी था, संरक्षक था, और उसने एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और विक्रमादित्य षष्ठ जो था, इसके सामने एक बृहत जलाशय भी था, मतलब जलाशय बनवाया था। मंदिर के निकट ही इसने एक नगर की स्थापना करी थी, जिसका नामकरण उसने अपने नाम पर किया था, विक्रमपुर नगर बसाया। बिल्हड़ जो थे महान कश्मीरी कवि थे और एक प्रकार से उनको ऐसे सुयोग्य संरक्षक मिले थे, एक प्रकार से, जो कि एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था ये विक्रमादित्य, और उनका संरक्षण प्राप्त हुआ था विक्रमादित्य का बिल्हड़ को। ठीक है, कल्याण में विक्रमादित्य के राज दरबार में पहुंचा। आपको बता दूं मतलब कि ये बहुत ज़्यादा देशाटन किया करते थे। बिल्हड़ जो थे चालुक्य सम्राट ने एक प्रकार से आप देखते हैं इनका स्वागत भी किया था, विद्यापति की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया। और विक्रमांक देवचरित नामक एक महाकाव्य की रचना करी, और खास करके जिसका नायक स्वयं चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य ही है। तो कुल मिलाकर के विक्रमांक देवचरित लिखने वाले बिल्हड़ जो हैं इसलिए फेमस हैं क्योंकि कश्मीर के निवासी तो थे ही, लेकिन इनको एक प्रकार से विक्रमादित्य षष्ठ का एक प्रकार से वरदहस्त प्राप्त था, उन्हीं के संरक्षण में रहा करते थे और उन्हीं के लिए इन्होंने रचनाएं लिखी। 7वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है चोल चालुक्य संघर्ष की विवेचना कीजिए। चोल चालुक्य संघर्ष, चोल चालुक्य संघर्ष की अगर बात की जाए तो कल्याणी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तैल द्वितीय था। 973 से लेकर के 997 तक शासन करता है ये तैल द्वितीय, भी मैंने बताया था। तो 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजवंश का अंत करके दोबारा से चालुक्य साम्राज्य की स्थापना करता है तैल द्वितीय। और इसी वर्ष चोल सुंदर जो हैं, सुंदर चोल की मृत्यु हो जाती है, मतलब चोल नरेश जो थे, सुंदर चोल उनकी मृत्यु जो है इसी समय हो जाती है। परंतु मृत्यु के पूर्व उसने जो है तोंड मंडलम का चोल प्रदेश, जिस पर राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय ने अधिकार कर लिया था, दोबारा से उसको अपने अधिकार में कर करके मतलब कि सुदृढ़ चोल राज्य का पुनर्निर्माण करता है, जो तैल द्वितीय होता है, जिसे आधार बना करके उसके पौत्र राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य की स्थापना करी। 973 ईस्वी में बेंगी के चालुक्य नरेश मतलब कि दानाड़ों को मार करके आप देखते हैं जटा जोड़ भीम ने बेंगी राज्य पर अधिकार कर लेता है। राज्य से निष्कासित जो एक प्रकार से दानाड़ों थे, उनके 2 पुत्र थे, उन 2 पुत्रों ने कलिंग में और उसके पश्चात चोल राजधानी में शरण ली। चोल नरेश राजराज प्रथम ने इस स्थिति का लाभ उठा करके बेंगी की राजनीति को हस्तक्षेप कर लिया, मतलब हस्तक्षेप प्रारंभ किया, और इस चोल हस्तक्षेप का पश्चिमी चालुक्यों ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप बेंगी पर अधिकार बनाए रखने के लिए विकट चोल चालुक्य संघर्ष हुआ, बहुत अधिक ज़्यादा, और छोटे छोटे अंतरालों के साथ प्रायः 125 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा, चोल चालुक्य संघर्ष। तैल द्वितीय के साथ संघर्ष एवं आंतरिक कला के फलस्वरूप मैसूर के गंग पर्याप्त दुर्बल हो चुके थे। उनकी दुर्बलता का लाभ उठा करके चोल नरेश राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी में गंगों को पराजित करके अपना अधिकार मतलब कि अपने अधीन कर लिया।
तैल द्वितीय राजराज प्रथम के नेतृत्व में निरंतर बढ़ती हुई चोल शक्ति के प्रति उदासीन नहीं रह सकता था, और विशेष करके ऐसी स्थिति में जब दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में मिली हुई थीं और दोनों ही राज्य में दक्षिणी भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे, उधर चोल और उधर चालुक्य। तो इस प्रकार से क्या हुआ, चालुक्यों में तैल द्वितीय था, चोलों में एक प्रकार से राजराज प्रथम। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में, चूंकि दोनों का एक प्रकार से दक्षिण भारत में अपना अपना दबदबा हो रहा था, दोनों की सीमाएं विस्तृत तरीके से बढ़ रही थी, एकदम से चौतरफा विकसित हो रहा था, सभी की यश कीर्ति हो रही थी, तो आपस में एक दिन भिड़ना ही था और इस प्रकार से दोनों में एक प्रकार से युद्ध हुआ। और आप देखते हैं कि तैल द्वितीय ने राजराज प्रथम के विरुद्ध एक युद्ध में विजय प्राप्त करी और उसके 150 हाथियों को बंदी बनाया। कन्नड़ और तमिल साम्राज्यों के बीच संघर्ष का यह प्रारंभ एक प्रकार से था और चोल चालुक्य संघर्ष मुख्य रूप से तैल द्वितीय और राजराज प्रथम जो थे उन्हीं के बीच में एक प्रकार से बड़ा फेमस हुआ। 8वां प्रश्न आप देखिएगा, पल्लव चालुक्य संघर्ष का संक्षिप्त एक प्रकार से संक्षिप्त परिचय दीजिए, संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है पल्लव चालुक्य संघर्ष के बारे में। पल्लव चालुक्य संघर्ष जो है बड़ा फेमस है, खास करके पल्लव चालुक्य संघर्ष की अगर बात की जाए तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य कांची के पल्लवों और बादामी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्यों के बीच में भयंकर संघर्ष होता है और यह संघर्ष जो है दोनों ही राज्यों के लिए घातक सिद्ध होता है। पल्लव नरेश थे उस समय महेंद्र वर्मन और चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। इनका युद्ध लगभग 600 ईस्वी के आसपास होता है। महेंद्र वर्मन कांची के पल्लव सिंहासन पर बैठा था, अत्यंत वीर और प्रतापी सम्राट था। उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके समय में चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय नाम का प्रतिभाशाली शासक जो है उसके समय काल में था। तो चालुक्य पल्लव नरेश था महेंद्र वर्मन और चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बड़ा वीर था। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट था। आपको बता दूं कि उसके विषय में डॉक्टर DC सरकार कहते हैं कि निस्संदेह पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का महानतम सम्राट था और प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। पल्लवों की बढ़ती हुई शक्ति को पुलकेशिन द्वितीय न देख सका और उसने पल्लवों के राज्य पर आक्रमण कर दिया। पल्लवों के राज्य के उत्तरी भागों को हस्तगत करने के बाद में उसकी राजधानी कांची पर भी उसने अधिकार करना चाहा। महेंद्र वर्मन ने उससे भीषण संघर्ष किया और बड़ी कठिनाई से वह कांची की रक्षा कर सका। पल्लव साम्राज्य के उत्तरी प्रदेश उसके हाथ से निकल गए। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के हाथ से निकल गया, पुलकेशिन जीत रहा था अभी तक और इन उत्तरी प्रदेशों पर चालुक्यों का अधिकार हो जाता है। पुलकेशिन ने अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ के शासक के रूप में एक प्रकार से सौंप दिया और बेंगी के एक नवीन चालुक्य शाखा की नींव डाल दी। तो बेंगी के चालुक्य जो थे वो विष्णुवर्धन को सौंप दिया और विष्णुवर्धन इसीलिए बेंगी के चालुक्यों के एक प्रकार से निर्माता या फिर एक प्रकार से संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, पल्लव नरसिंह वर्मन आते हैं उसके बाद में, महेंद्र वर्मन के बाद में, और नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में फिर से युद्ध होता है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन की मृत्यु 630 में हो जाती है और उसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव सिंहासन पर बैठता है और शासन में पल्लवों ने बहुत अधिक उन्नति करी जब ये बैठता है। नरसिंह वर्मन जो था बड़ा प्रतापी शासक था और जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसके काल में पल्लव की सीमा जो है बहुत बढ़ी। नीलकांत शास्त्री कहते हैं कि तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके अधीन कि नरसिंह वर्मन के अधीन पल्लव शक्ति ने इतनी अधिक मजबूती और प्रतिष्ठा अर्जित कर ली जो कि उसने सिंह विष्णु के अधीन अपने प्रादुर्भाव के समय भी कहीं अर्जित नहीं की थी। सिंह विष्णु भी इसी समय का शासन काल कि पल्लवों का ही शासन पल्लव शासक ही है। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक शासन करता, सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो, उसी से तुलना करी गई इसकी। तो अपने पिता के से जो कि उसका पिता जो था नरसिंह वर्मा का महेंद्र वर्मा वो पराजित हो गया था चालुक्यों से, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय से। तो पराजित होने के बदले को एक प्रकार से लेने के लिए बहुत प्रभावित था, बहुत अधिक एक प्रकार से हमेशा लालायित हुआ करता था और इस अवसर की तलाश में हुआ था कि किसी प्रकार चालुक्यों को नीचा दिखाया जाए। दुर्भाग्य से इसी समय पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर फिर से आक्रमण किया और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध लंका के राजकुमार मान वर्मा से सहायता मांग ली और पुलकेशिन द्वितीय को अपने राज्य में न घुसने दिया और उसे कई बार पराजित किया। नरसिंह वर्मन केवल अपने राज्य की रक्षा से संतुष्ट नहीं हुआ बल्कि चालुक्यों को दबाने के लिए उसने पुलकेशिन के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी बादामी को हस्तगत कर लिया, कि अधीन कर लिया आपने। और पुलकेशिन
वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कौंड की उपाधि धारण करी। और वातापी कौंड एक प्रकार से उपाधि चूँकि वातापी के चालुक्य वंश यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, जो कि सबसे महान शासक था, और उसको पराजित करने के बाद में एक प्रकार से इसने अपने पिता का बदला भी लिया। तो एक प्रकार से नरसिंह वर्मन बड़ा योग्य शासक था और लंका के नरेश थे उनसे एक प्रकार से मदद भी मांगी थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में आ सकने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। खंड 7 से 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, दक्षिण भारत का इतिहास जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनका पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम, उनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, राष्ट्रकूटों के उत्तरी भारत पर आक्रमण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, उनके क्या परिणाम हुए यह भी बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, विजयादित्य द्वितीय की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से सभी के दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा, इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को मैंने आपको बताया, और एक प्रकार से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रकार से प्राचीन इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के इतिहास को आपने पढ़ने का काम किया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।